नमस्कार। हमारे इस खास पेशकश 2 बजे की 5 बड़ी खबरों में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं गरिमा श्रीवास्तव आपके साथ। इसमें पहली खबर पीएम मोदी के बंगाल दौरे से जुड़ी हुई होगी। दूसरी खबर महाराष्ट्र में एनडीए की सीट शेयरिंग से जुड़ी हुई है। वहीं तीसरी खबर लखनऊ में बीजेपी चुनाव प्रबंधन समिति को लेकर है। चौथी खबर दिल्ली के किसान आंदोलन को लेकर होगी। वहीं पांचवी और आखिरी खबर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव के बीच दिखने वाली जुगलबंदी को लेकर के है। तो इस 5 मिनटों के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पहली खबर संदेश खाली को लेकर के है, जहां आज देश के प्रधानमंत्री पीएम मोदी पश्चिम बंगाल पहुंचे और इस दौरान ममता सरकार पर जमकर उन्होंने निशाना साधा। वहीं दूसरी खबर महाराष्ट्र में एनडीए सीट शेयरिंग से जुड़ी हुई होगी। तीसरी खबर बीजेपी का चुनावी मंथन अब उत्तर प्रदेश में शुरू हो रहा है। आज शाम 4 बजे बड़ी बैठक है। वहीं चौथी खबर किसानों के दिल्ली कूच से जुड़ी है और पांचवी और आखिरी खबर सिंधिया और मोहन की जुगलबंदी भिंड में एक साथ देखी जा रही है। तो लोकसभा चुनाव को लेकर के तमाम तैयारियां की जा रही है और इन सबके बीच तमाम जो नेता हैं वो चुनाव प्रचार प्रसार के लिए पहुंच रहे हैं। भिंड में ज्योतिरादित्य सिंधिया और सीएम डॉक्टर मोहन यादव की जुगलबंदी भी देखने को मिली। चुनाव प्रचार प्रसार के दौरान ये दोनों नेता साथ नजर आए हैं। तो चलिए पहली बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां पश्चिम बंगाल के संदेश खाली में हुए कथित महिला उत्पीड़न के मामले पर पूरे बंगाल में हंगामा मचा हुआ है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी संदेश खाली के मामले को उठाते हुए पश्चिम बंगाल के तृणमूल कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा। पीएम मोदी ने बुधवार बंगाल के बारासात में एक रैली को संबोधित किया। रैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने टीएमसी के खिलाफ जमकर प्रहार किया। उन्होंने कहा कि संदेश खाली में जो हुआ उससे देश शर्मसार हुआ है, लेकिन इसके बाद भी टीएमसी सरकार बंगाल की महिलाओं के गुनहगारों को बचाने की कोशिश कर रही है। इसी बीच ममता सरकार को शाहजहां शेख के मामले में सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। तो पीएम मोदी ने आज पश्चिम बंगाल में टीएमसी सरकार पर जमकर निशाना साधा। संदेश खाली को लेकर के पीएम मोदी ने तमाम बातें कही। इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ टीएमसी प्रवक्ता बंगाल से अहमद शामुल हक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तमाम बातें कही जा रही है और शाहजहां शेख को क्यों बचाया जा रहा है, सबसे पहले आप इस बात का जिक्र करें, क्योंकि याचिका दायर की गई थी सुप्रीम कोर्ट में कि सीबीआई से ये जो जांच सीबीआई को सौंपी गई है उसे वापस लिया जाए। जो आपने सवाल किया कि बहुत ही शर्म की बात है, प्रधानमंत्री मोदी जी जिस तरह से बात कर रहे हैं, तो मैं आपसे बोलना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी को सबसे ज्यादा शर्म करना चाहिए मणिपुर पे, जहां के हमारे 2 औरतें को मतलब बगैर वस्त्र के उनको घुमाया गया, उसमें मोदी जी को शर्म नहीं आ रही है। और आज शाहजहां को मामला में उन्हें हमारी पार्टी उन्हें कोई सपोर्ट नहीं कर रही। वहाँ कोर्ट का स्टे ऑर्डर लगा हुआ था। इस बिना पर आज जैसे ही जब कोर्ट ने आदेश दिया कि राज्य सरकार उसे गिरफ्तार कर सकते हैं, हम लोगों की सरकार हमारी पार्टी ने तीसरे दिन उसको गिरफ्त में ले लिया। तो इस तरह से नरेंद्र मोदी स्थित क्या है कि बंगाल में अपने आप को चाहते हैं कि यहाँ पे जो है जो इतना बेहतरीन सरकार जो हमारी रियासत की वजीर ममता बनर्जी चला रही है, बदनाम करने की कोशिश। अब आप बताइए कि 42 यहाँ हमारी लोकसभा सीट है, मोदी जी 42 सीट यहाँ बोलने दावा कर रहे हैं। हक साहब इस बात का जिक्र कीजिए कि कोर्ट में ये याचिका क्यों दायर की गई, सीबीआई से आप लोगों को क्या परेशानी है, जांच एजेंसी है, तो क्या आप जांच में सहयोग नहीं करना चाहती आपकी पार्टी शाहजहां शेख को बचाने की कोशिश? बिल्कुल हम लोग या हमारी पार्टी किसी भी कीमत पर शाहजहां को बचाने की कोशिश नहीं की जा रही है। फिर इस तरह की याचिका सीबीआई आप बात समझिए, सीबीआई ईडी और जो मतलब जितने भी सरकारी एजेंसी है, इससे जितने भी माने विरोधी पार्टी है, यही तो मोदी जी का हथियार है। जिस तरह से मैं आपको आपके डिबेट में मैं कल कह रहा था कि इनकम टैक्स, ईडी, सीबीआई बीजेपी के 3 भाई है। ये सब इनके जितने भी विपक्षी दलों को डराने की कोशिश, आप आ जाओ, नहीं तो फिर क्या होगा, हम आपको ईडी सीबीआई भेज देंगे। और वही पार्टी, वही हमारे नेता जब उनके पास चले आते हैं तो वो बिल्कुल वो समझिए पवित्र हो जाते हैं, जिस तरह से वॉशिंग मशीन में कपड़े धुल के साफ हो जाते हैं। तो ये कहीं न कहीं जो है हमारी पार्टी को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है और एक इश्यूज बना करके। वहाँ महिला जो है आप देखेंगे, आप भी महिला है, हमारी नेत्री भारत की मतलब सिंगल एक चीफ मिनिस्टर है जो किसी स्टेट में महिला मुख्यमंत्री है, और उनको इस तरह से बदनाम करने की कोशिश की जा रही है भारतीय जनता पार्टी द्वारा। ये कहीं न कहीं लंबी एक षड्यंत्र है। इसको मैं खंडन करते हैं, इसको हम नकारते हैं कि इसलिए ये परिस्थिति से बदनाम करने की कोशिश की जा रही है मेरी सरकार को, ममता बनर्जी की सरकार को। मोदी जी इतने दिन से यहाँ दिखे नहीं,
आज देखिए 6 महीना से ऊपर कार्यकाल तो हो शेख गया, की गिरफ्तारी भी तो तुरंत नहीं हुई थी, ईडी पर हमले के बाद शेख की गिरफ्तारी भी तो तुरंत नहीं हुई थी हक साहब। समझिए अभी लगातार अभी बंगाल में उनका दौरा हो चुका। क्यों कि यहाँ ममता बनर्जी की सरकार है, हम इनको बदनाम करने की कोशिश, उनकी खुद की महिला, जो महिला कार्यकर्ता बीजेपी की महिला कार्यकर्ता है, वहां जा करके वो सिर्फ हमारी पार्टी को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। महिला, आप देखेंगे कि ये बंगाल कोलकाता शहर जो है पूरे भारत में सबसे सुरक्षित महिला के लिए, अगर सबसे सुरक्षित कोई सिटी अगर है तो वो सिटी कोलकाता है, वो रियासत मगरबी बंगाल है। तो आप देखे होंगे ये सर्वे का रिपोर्ट है, ये हमारी रिपोर्ट नहीं है, ये इंटेलिजेंस ब्यूरो का रिपोर्ट है। तो ये महिला हमारी बंगाल में सबसे सुरक्षित है। ये सिर्फ मोदी जी हमारे। अच्छा, जांच एजेंसी नहीं जांच करेगी तो फिर जांच कौन करेगा? आप किसके पक्ष में, क्यों आपने याचिका दायर की? नहीं, मैं तो उसके पक्ष में हूँ, क्यों नहीं, लेकिन हम कहते हैं कि ईडी और सीबीआई जो है निष्पक्ष हो, सभी तो कहीं न कहीं लगता है। आज देखिए ना, चीफ जस्टिस जो गांगुली जी है, कल जो वो बीजेपी का शपथ लेंगे, तो ठीक है साहब, ये जो है, ठीक है, ये जो है हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो पीएम मोदी ने पश्चिम बंगाल में टीएमसी सरकार पर जमकर प्रहार किया, तमाम बातें कही हैं। चलिए दूसरी बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां महाराष्ट्र में एनडीए के सहयोगी दलों बीजेपी, शिवसेना और एनसीपी के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर सहमति बन गई है। तय फॉर्मूले के तहत राज्य के 48 लोकसभा सीटों में से बीजेपी 30 से 32 सीटों पर, शिवसेना 10 से 12 और एनसीपी 6 से 8 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार सकती है। बुधवार को अमित शाह की मौजूदगी में मुंबई के सह्याद्री गेस्ट हाउस में हुई बैठक में यह सहमति बनी है। पार्टी सूत्रों से यह जानकारी मिली है। हालांकि बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति के बैठक के बाद राज्यों में सीट शेयरिंग पर आधिकारिक घोषणा की जाएगी। तो सीट शेयरिंग एनडीए की अब महाराष्ट्र में बहुत जल्द इसकी भी तस्वीरें सामने आ जाएंगी, बहुत जल्द आधिकारिक घोषणा हो सकती है। इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ महाराष्ट्र से हमारे सहयोगी राहुल पुजारी हमारे साथ जुड़े हैं। राहुल, अब एनडीए का ये जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो चुका है लगभग, और बहुत जल्द आधिकारिक घोषणा हो सकती है, किस तरह से ये पूरा फॉर्मूला महाराष्ट्र में तैयार किया गया है? मैं बता दूं, जिस तरह से अमित शाह का दौरा था महाराष्ट्र, उसको देखते हुए अनुमान लगाया जाता है कि सीट शेयरिंग के लिए आ रहे हैं, और लेकिन जिस तरह से लोकसभा के संसनाद कर दिया उन्होंने रैलियां करके, तो उस तरह से देखा जाए कि कहीं न कहीं ये सीट शेयरिंग का मामला ज्यादा पेच फंसा हुआ था। और कल देर रात तक ये मीटिंग चली, रात को 11 से 12 बजे तक अमित शाह शास्त्री गेस्ट हाउस में ठहरे थे, और वहां पे एकनाथ शिंदे थे, अजित पवार थे और उनके सहयोगी घटक दल थे। उन्होंने कहीं ना कहीं जाके सीट शेयरिंग का फार्मूला तय कर लिया, और बीजेपी के लिए बहुत बड़ी बेनिफिट हुआ, क्योंकि बीजेपी आज तक महाराष्ट्र में 30 से 32 सीट पे कभी नहीं लड़ी थी। पिछले शिवसेना, जब उद्धव ठाकरे की शिवसेना, दोनों शिवसेना जब एक थी तो भी वो 23 सीट पे लड़ी थी, और 18 से 22 सीट उनको दी थी, और 2-3 सीट अपने घटक दलों को दी थी। लेकिन पहली बार बीजेपी एकदम फ्रंट फुट पे आके लड़ रही है, और दो शिवसेना, दो एनडीए घटक जो बड़े घटक है, एकनाथ शिंदे की शिवसेना, अजित पवार की एनसीपी, उनको दबाते हुए अपनी सीट पर 32 से 32 सीट लड़ना बहुत बड़ी बात है बीजेपी के लिए, क्योंकि मराठाओं का राज है, और मराठा की दोनों पार्टी आती हैं, और दोनों पार्टियों को जिस तरह से एकनाथ शिंदे को 10 और 12 सीट का, अभी जिस तरह सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, 10 से 12 सीटों पे लड़ सकती है, और एनसीपी अजित पवार 6 से 8 सीटों पे लड़ सकते हैं। तो कहीं ना कहीं देखते हुए बीजेपी ने महाराष्ट्र में अपनी पेट जमा ली है, और इसको देखते हुए बीजेपी की उपलब्धि मानी जा रही है, क्योंकि बीजेपी आज तक महाराष्ट्र में 30 से 32 सीट पे कभी नहीं लड़ी थी। तो इसको देखते कहीं ना कहीं बीजेपी फ्रंट फुट पे खेलेगी, और जिस तरह से मराठों के बीच में जिस तरह से अपना पेट बनाई है, तो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए बहुत बड़ी बेनिफिट हुई। अगर उद्धव ठाकरे की शिवसेना एक होती तो शायद 32 सीट पे ये नहीं लड़ पाते, 22 से 23 सीट की लड़ पाते। और जिस तरह से रात के बैठक के बाद जिस तरह सीट शेयरिंग का ऐलान किया गया, लेकिन अधिकारिक तौर पर ऐलान नहीं किया गया, केंद्रीय जो वहाँ पे जांच है वहां से ऐलान किया जाएगा, तब पता लगेगा, आखिर मोहर लगेगा कि कितनी सीट पे कौन लड़ेगा। लेकिन जिस तरह सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि 30 से 32 पे लड़ेगी बीजेपी, उनका और कहना है एकनाथ शिंदे की सीट 10 से 12 और एनसीपी अजित पवार की 6 सीटों पे लड़ सकती है। जी गरिमा। जी राहुल, तमाम जानकारियों के साथ बने रहने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो
तो अब महाराष्ट्र में एनडीए के बीच सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला है वो लगभग तय हो चुका है। बहुत जल्दी इसे लेकर के आधिकारिक घोषणा एनडीए कर सकती है। तो रुक करेंगे अगली बड़ी खबर का, जहां 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारियों को भारतीय जनता पार्टी अंतिम रूप देने की कोशिशों में है। उत्तर प्रदेश में मिशन 80 के लक्ष्य के साधने में जुटी बीजेपी लगातार चुनावी तैयारियों को धरातल पर उतार रही है। इसी कड़ी में आज बीजेपी चुनाव प्रबंधन समिति की अहम बैठक होने जा रही है। लखनऊ स्थित बीजेपी प्रदेश कार्यालय पर लगभग शाम 4 बजे चुनाव प्रबंधन समिति की यह बैठक प्रस्तावित की गई है। इस दौरान यूपी की 80 सीटों को जीतने की रणनीति पर विचार विमर्श होगा। आपको बता दें कि मंत्रिमंडल विस्तार के बाद बीजेपी पूरी तरह से चुनावी मोड में आ गई है। प्रदेश का चुनावी चक्रव्यूह भेदने की रणनीति पर बीजेपी लगातार काम कर रही है। तो मिशन 80 को साधने की पूरी कोशिश बीजेपी की तरफ से उत्तर प्रदेश लोकसभा चुनाव 2024 के रण के लिए बीजेपी पूरी तरह से तैयार हो चुकी है। आज चुनाव प्रबंधन समिति की बड़ी बैठक शाम को होने वाली है। इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ लखनऊ से हमारे सहयोगी राशिद अलवी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राशिद, उत्तर प्रदेश में तमाम तैयारियां, उत्तर प्रदेश ही वो जगह है, वो राज्य है जहां से दिल्ली का रास्ता तय होता है। इसी तरह अब आज मिशन 80 को साधने की पूरी कोशिश बीजेपी की तरफ से, तमाम रणनीतियों पर आज शाम 4 बजे मंथन, क्या कुछ अपडेट? जी बिल्कुल, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी प्रबंध समिति की बैठक कर रही है, 4 बजे बैठक होगा, उसको देखते हुए कहीं ना कहीं जो नारा 400 का नारा लग रहा था, वो कहीं ना कहीं जो उत्तर प्रदेश का लोकसभा सीट 80 है, 80 जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी बैठक कर रही है। और बैठक में जो बूथ स्तर के पदाधिकारी हैं उनको भी साधने का काम कर रही है। जो कार्यकर्ता हैं, जिले जिले में कार्यकर्ता हैं, उनको भी साधने का काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव में 80 की 80 सीट जीतने का दावा कर रही है। तो राशिद, उत्तर प्रदेश में और क्या कुछ फॉर्मूला, क्योंकि जिस तरह से कल हमने देखा, कल कैबिनेट का भी विस्तार हुआ, सभी वर्गों को साधा गया, यानी सभी वर्गों को साधने का मतलब जो वोटर्स है उन्हें साधने की भी जो पूरी कोशिश है वो लगातार उत्तर प्रदेश में देखी जा रही है। जी बिल्कुल, जिस तरह से अगर वोटर्स की बात करें तो जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव हैं, क्योंकि यादव वोटर्स को साधने के लिए मुख्यमंत्री जो यहाँ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, वो भी कहीं ना कहीं वोटरों को साधने का काम कर रहे हैं। और लगातार अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश में जिस तरह से बैठकें हो रही हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ काम कर रहे हैं, उसको देखते हुए कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव में बड़ी बढ़त मिलेगी भारतीय जनता पार्टी को। और जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल किसानों के लिए बिजली पानी का बिल माफ कर दिया, वो कहीं ना कहीं लाभकारी होगा। ठीक है राशिद, तमाम जानकारियों के साथ बने रहने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो बीजेपी चुनाव प्रबंधन समिति की बड़ी बैठक है उत्तर प्रदेश में, आज लखनऊ में शाम 4 बजे ये बड़ी बैठक आयोजित की गई है। अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां किसान आंदोलन 2 का आज 6 मार्च को 23वां दिन है। पंजाब हरियाणा के हजारों किसान शंभू और खनौरी बॉर्डर पर डटे हुए हैं। इस बीच आज संयुक्त किसान मोर्चा, गैर राजनीतिक और किसान मजदूर मोर्चा के आह्वान पर देश भर के किसान पैदल, बस और ट्रेनों से दिल्ली कूच करेंगे। हालांकि किसान शंभू और खनौरी बॉर्डर पर पहले से ही धरना दे रहे हैं। तो तमाम तैयारियां लगातार की जा रही हैं और इन सब के बीच किसानों का ये जो पूरा प्रदर्शन है वो चल रहा है। और अब दिल्ली कूच की तैयारी, किसान आंदोलन 2.0 को लेकर के अब दिल्ली कूच की तैयारी आज से शुरू हो गई है। आज इस आंदोलन का 23वां दिन है। दिल्ली कूच करने की तैयारियों में अब किसान पूरी तरह से जुटे हुए हैं। इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ दिल्ली से हमारे सहयोगी राहुल झा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राहुल, अब दिल्ली कूच की पूरी तैयारी किसानों की तरफ से, लगातार दिल्ली कूच को लेकर के जिस तरह से पहले हमने देखा कि प्रशासन पूरी तरह से दिल्ली में मुस्तैद रहा, और अब दिल्ली कूच की तैयारी किसान बस से, ट्रेन से और पैदल सफर कर रहे हैं। क्या कुछ स्थिति, क्या कुछ हालात इस वक्त? देखिए, जिस तरीके से पहले भी हमने देखा कि सिंघू बॉर्डर पर भी किसान जो है आ नहीं पाए थे और किसान वहीं शंभू बॉर्डर पर ही रह गए, हरियाणा पंजाब का जो बॉर्डर है। इस वक्त भी जब किसान ने 6 तारीख को मार्च करने के लिए कहा, दिल्ली में पहले से ही धारा 144 लागू है। कहीं ना कहीं प्रशासन के सतर्क हो गई है प्रशासन, और दिल्ली के अंदर जितने भी बॉर्डर थे उसको फिर से सील कर दिया गया है। और इसके तहत ही दिल्ली के अंदर आने जाने वाले लोगों को भी परेशानी हो रही है। जाम की स्थिति तो बनी हुई है दिल्ली के अंदर, लेकिन जो उन्होंने कहा कि 6 तारीख को हम यहाँ पर जंतर मंतर की ओर जाएंगे, बढ़ेंगे,
अभी तक वो बॉर्डर भी क्रॉस नहीं कर पाए और वैसी स्थिति है जैसे हमने पहले स्टार्टिंग में देखा था कि जहाँ पे बॉर्डर को सील कर दिया गया, बॉर्डर को क्रॉस भी नहीं किया जा रहा है। लेकिन पंजाब हरियाणा का जो बॉर्डर है उस पर किसान आ गए हैं, फिर से पहुंच गए हैं और वहाँ पे डटे हुए हैं किसान। लेकिन दिल्ली की तरफ जो अभी आने की बात है, जो उनको आना था आज का उनका शेड्यूल था, अभी दिल्ली की प्रशासन, दिल्ली की जितनी भी पुलिस है, एसडीएम है, डीएम है, जो भी है, सारे प्रशासन जो है तैनात हो गए हैं और वो उन्होंने दिल्ली में 144 लगा दिया है। तो इसको तहत काफी परेशानी होने वाला है किसानों को भी कि जंतर मंतर पर मार्च करें। राहुल, ये बात भी कही गई है कि भाई नई दिल्ली में प्रदर्शन नहीं किया जाएगा और अगर नई दिल्ली में प्रदर्शन किया जाता है तो किसानों पर कार्रवाई होगी। जी बिल्कुल। देखिए, नई दिल्ली एक सेंसिटिव एरिया है और लेकिन जंतर मंतर का लोकेशन भी नई दिल्ली के पास ही है, नई दिल्ली में ही है। तो जो जहाँ पर वो प्रदर्शन करने वाले थे जंतर मंतर पर, वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव एरिया है, जैसे हमने पहलवानों का भी प्रदर्शन देखा था। लेकिन इस एरिया में कर पाना बहुत मुश्किल होने वाला है, बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि अगर बस से भी आते हैं और तमाम गाड़ियों से भी आते हैं तो बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि प्रशासन अब बिल्कुल भी रिस्क लेना नहीं चाहती और प्रशासन जो है दिल्ली के हर एक बॉर्डर पर तैनात हो चुकी है, चेकिंग चल रही है। तो राहुल, अब ये पूरा प्रदर्शन चल रहा है जिस तरह से हम देख रहे हैं, क्या कुछ अब हालात, क्योंकि लोकसभा चुनाव भी बेहद करीब है, किसान लोकसभा चुनाव में निर्णायक भूमिका अदा करते हैं, कितना ज्यादा असर अगर हम देखें इसे केंद्र सरकार पर पड़ सकता है? जी बिल्कुल बिल्कुल। जिस तरीके से चुनाव भी अब करीब आने वाला है, चुनाव भी आ रहा है, तो एक तरह से एक नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ सकता है, क्योंकि देश का माहौल एक तरफ जा रहा है। तो किसानों को लेकर के नेगेटिव इम्पैक्ट, क्योंकि किसान का भी कहना है कि ये जो मंथ होता है फरवरी मार्च, यही एक ऐसा मंथ होता है जिसके अंदर वो फ्री होते हैं महीने के अंदर, तो किसान प्रदर्शन कर सकते हैं। उनकी तरफ से तर्क दिया गया ये बात, और इसीलिए वो प्रदर्शन कर रहे हैं। जब उनके ऊपर आरोप लग रहा था कि आप लोकसभा के पहले ही ये सब चीजें करते हैं, तो उन्होंने कहा कि हम 2 महीने फ्री रहते हैं। उनके बहुत सारे तमाम ऐसे नेताओं ने भी कहा, तो कहीं ना कहीं नेगेटिव इम्पैक्ट देगा, क्योंकि एमएसपी का जो मांग है उनका और ये जो किसान का कर्ज माफ का जो मांग है, अभी सरकार मानती है या नहीं मानती, लेकिन इसके लिए किसान जो है अरे परे है। 23वां दिन हो चुका है आज, लेकिन ये कहीं ना कहीं विपक्ष को एक वो चीज दे देगा कि ताकि वो सरकार के ऊपर काउंटर कर सके, क्वेश्चन उठा सके, सवाल उठा सके, और उठाएंगे। राहुल, जिस तरह से किसान ये बात बार बार कह रहे हैं कि ये कोई राजनीतिक मामला नहीं है, ये हमारी मांग है और हम सरकार के सामने अपनी मांग रख रहे हैं, लेकिन इन सबके बीच राजनीति भी पूरी तरह से आप भी देख रहे हैं और हम भी लगातार देख रहे हैं, सभी राज्यों से इसे लेकर के राजनीति चल रही है, विपक्षी दल तमाम आरोप लगा रहे हैं, वहीं सत्ता पक्ष के भी अपने तर्क है कि जब तक बात नहीं किया जाएगा तब तक मामले का हल नहीं निकलेगा। ऐसे में जो किसान है इस वक्त, जो देश के अन्नदाता हैं, वो जूझ रहे हैं, परेशान है, और इन सरकारों पर कितना असर आगे आने वाले समय में, क्योंकि अगर राज्यों की बात करें तो हरियाणा, पंजाब, कितना असर देखने को मिलेगा? देखिए गरिमा जी, देखिए ये कितना भी कह ले सकते हैं कि राजनीति मुद्दा नहीं है, राजनीति किसान भी कह रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं राजनीति मुद्दा हो ही जाता है, क्योंकि देखिए अब 10 मार्च को किसानों ने रेल रोको वो कर रखा है, आंदोलन किया है कि 10 तारीख को रेल रोका जाएगा, उसके बाद महापंचायत किया जाएगा। तो ये क्या जाएगा, इससे स्टेट की इकोनॉमी पे भी फर्क पड़ता है, स्टेट सरकार गवर्नमेंट भी फर्क पड़ता है। जिस तरीके से हरियाणा, पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर का थोड़ा सा कमी देखने को हमें मिला, उस तरीके से कहीं ना कहीं राजनीति मुद्दा भी बनता है और विपक्ष इस चीज को उठाएगी। विपक्ष को एक वो मिल गया है सरकार के खिलाफ की किसानों को लेकर के, क्योंकि विपक्ष भी किसानों के साथ है और किसानों के साथ देखा जा रहा है। विपक्ष भी काउंटर कर रही है कि क्यों नहीं एमएसपी सरकार मान रही है, क्यों नहीं कर्ज माफ कर रही है। तो कहीं ना कहीं अगर इसको जितना भी कह लें कि राजनीतिक मुद्दा नहीं है, लेकिन ये कहीं ना कहीं राजनीतिक मुद्दा बन ही जाता है। ठीक है राहुल, इस दिल्ली कूच पर भी नजर बनाए रखिएगा। तमाम जानकारियों के साथ बने रहने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो किसान अब दिल्ली कूच के लिए तैयार है, बस से, ट्रेन से और पैदल ये पूरा सफर किया जाएगा। रुक करेंगे अगली बड़ी खबर का, जहां मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव आज 6 मार्च बुधवार को भिंड के दौरे पर रहेंगे। इसके साथ ही ये वहां पर सहकारिता सम्मेलन और किसान सम्मेलन में भी शामिल होने जा रहे हैं। आपको ये भी बता दें कि सम्मेलन में वे किसान कल्याण योजना और फसल बीमा खरीफ वर्ष 2023-24 की 1816 करोड़ की राशि सिंगल क्लिक पर ट्रांसफर कर रहे हैं। सीएम डॉक्टर मोहन यादव का मुख्य कार्यक्रम एमजेएस स्टेडियम में आयोजित किया जा रहा है। यह सीएम डॉक्टर मोहन यादव 183 करोड़ 35 लाख रुपए से अधिक के कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास करने पहुंचे हैं। वहीं इस दौरान केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और सीएम डॉक्टर मोहन यादव की जुगलबंदी भी देखने को मिलेगी, जहां वो ग्वालियर चंबल के चुनावी रण में एक साथ मंच साझा करेंगे। इसी खबर पर भिंड से हमारे संवाददाता गिरिराज बोहरे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गिरिराज, अब तमाम जो तैयारियां हैं लोकसभा चुनाव को लेकर के वो पूरी तरह से देखी जा रही है। जहां कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा मध्य प्रदेश पहुंची, वहीं बीजेपी भी तमाम यात्राएं कर रही है, रोड शो हो रहा है, और इन सब के बीच भिंड में ये जो बड़े नेता है सीएम डॉक्टर मोहन यादव और केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की भी जुगलबंदी।
जी बिल्कुल, गरिमा बताना चाहेंगे, भिंड में आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आए हुए हैं, जहाँ पर ये 2000 खरीफ की फसल की 2023-2024 की 1816 करोड़ की राशि एक सिंगल क्लिक के माध्यम से ट्रांसफर कर दी गई है किसानों के खाते में। यह कार्यक्रम MGF ग्राउंड में है। डॉक्टर मोहन यादव 183 करोड़ 35 लाख रुपए से अधिक कार्यों का यहाँ लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। उनके साथ में राज्य मंत्री करण सिंह वर्मा, कृषि मंत्री अटल सिंह संचाना एवं कैबिनेट मंत्री राकेश शुक्ला मौजूद है एवं यहाँ के जो लोकल के विधायक है वो भी है। ज्योतिरादित्य सिंधिया की यहाँ पर मौजूदगी नहीं है। ज्योतिरादित्य सिंधिया उनके साथ ग्वालियर से होंगे, जहाँ पे अन्य कार्यक्रमों के लिए वो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर जो है मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने लगभग 25 लाख से अधिक किसानों के खाते में एक सिंगल क्लिक के माध्यम से 1816 करोड़ की राशि को आवंटित किया है। गिरिराज, ग्वालियर चंबल की सभी लोकसभा सीटों का भी ऐलान हो गया और इन सब के बीच ये जुगलबंदी काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। जनता को खुश करने की कोशिश लगातार बीजेपी सरकार की तरफ से भी देखी जा रही है। जी बिल्कुल, जो दतिया सीट हो, चाहे मुरैना की सीट हो या हम ग्वालियर की बात करें, सब पर प्रत्याशियों की घोषणा हो गई है और फिलहाल देखने में आ रहा है कि ये सारी तैयारियां जो है वो आचार संहिता से पहले ही पूरी करने के लिए जो भी विकास कार्यों को लोकार्पण है वो भी अभी सहकारिता सम्मेलन के लिए 193.35 करोड़ की लागत से किसानों के शुभारंभ किया है मुख्यमंत्री ने। अभी कार्यक्रम बराबर या निरंतर चालू है। मुख्यमंत्री कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास कर रहे हैं भिंड में। इस सहायता समूह की बहनों से भी आज प्रधानमंत्री ने यहाँ पे बात की थी और मुख्यमंत्री यहाँ जुड़े हुए थे। मुख्यमंत्री का रोड शो भी हुआ है भिंड में। रोड शो के माध्यम से जनता का स्वागत स्वीकार। तो आप जानकारियों के साथ बने रहने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो किसान सम्मेलन में ये दोनों नेता शामिल होंगे। तमाम जो तैयारियां हैं बीजेपी की तरफ से वो मध्य प्रदेश में देखी जा रही हैं। हमारे इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ, सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।